नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरहद पर तनाव, स्टूडियोज और सुर्खियां। पिछले दिनों जिस तरह भारत पाकिस्तान सरहद पर तनाव पैदा हुआ, जिस तरह भारत के 2 सैनिकों की निर्मम नृशंस ढंग से हत्या की गई, उसको लेकर पूरे देश में एक नाराजगी, असंतोष और आक्रोश का माहौल पैदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर कैसे एलओसी पर क्या किया जाना चाहिए, ऐसा लगा जैसे मीडिया सरकारों को स्ट्रेटजी समझा रहा है। क्या कुछ था गलत, क्या कुछ था सही? मीडिया कवरेज के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे कि किस तरह सरहदी तनाव को भारत के मीडिया ने कवर किया, खासकर प्राइवेट चैनल ने और देखा देखी अखबारों ने भी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं हिंदू के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार संदीप दीक्षित, हमारे साथ हैं जावेद नकवी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं आनंद प्रधान, मीडिया समीक्षक, और हमारे साथ हैं अल्फा मीडिया ग्रुप के CEO शैलेश। इन चारों मेहमानों से हम विषय पर सीधी बातचीत शुरू करें। इसके पहले आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को जिस तरह मीडिया ने पेश किया, उसमें काफी आक्रामकता थी। टीवी चैनलों और उनके दबाव में अखबारों ने मुद्दे को लगातार सुर्खियां बनाई। ऐसा लगा भारत पाकिस्तान की एलओसी देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से खिसककर न्यूज रूम में आ गई हो। मीडिया आक्रमण की सलाह तक देता नजर आया। सवाल यह है कि आखिर युद्ध छेड़ने की मुहिम मीडिया चलाता क्यों है? असल में मीडिया का युद्ध के साथ बेहद गहरा रिश्ता रहा है। 90 के शुरुआती दिनों में पहले खड़े युद्ध दिखाकर CNN ने भारतीय बाजार में दस्तक दी। भारत में तो युद्ध के शब्दों को राजनीति, खेल और सामाजिक मामलों की रिपोर्टिंग में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया उद्योग के बारे में ये बात अब पुख्ता हो गई है कि मुनाफा पैदा करने वाली स्टोरी इसमें कुछ ज्यादा चमकती है। दुनिया में ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि युद्ध के जरिए मीडिया समाज में हिंसा बेचता है। युद्ध में बम बारूद बेचने वाली कंपनियों के साथ मीडिया के मालिकाना रिश्तों के तार भी जुड़े हैं। युद्ध रिपोर्टिंग में रोमांच और जोखिम का एक पहलू भी साथ होता है और इसलिए युद्ध कवर करने वाले पत्रकारों का कद अचानक बड़ा मान लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी रिपोर्टिंग के लोकप्रिय होने की वजह क्या है? असल में राष्ट्रवाद को उभारकर मीडिया अपने साथ अतिरिक्त दर्शकों और पाठकों को जोड़े रहना चाहता है और राष्ट्रवाद के लिए युद्ध से ज्यादा मुफीद मंच शायद कोई और नहीं है। इसलिए युद्ध मीडिया के लिए जश्न का मंच है और शांति वार्ता बर्फ का ठंडा बस्ता। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। संदीप, बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। आप हमारी चित्रकथा में जो चीज़ें पेश की गई हैं, जो विश्लेषण है और जो कुछ फैक्ट्स हैं, हो सकता है उन पर आपका नज़रिया अलग हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सामरिक मामलों को कवर करते हैं वर्षों से, कि केवल भारत के संदर्भ में बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आखिर क्या वजह है कि मीडिया में कई बार एक बड़े सेक्शन में युद्ध एक प्रिय शब्द बन गया है या बन जाता है? जैसा कि आपके कथा चित्र ने बताया कि इससे कई, एक तो युद्ध पे जो स्टोरीज़ हैं वो ज़्यादा चमकती हैं और दूसरा इनके साथ तथाकथित रोमांस होता है। जबकि हम और आप जानते हैं कि युद्ध में कोई भी पत्रकार जो है वो फ्रंट लाइन से 2, 3, 5 किलोमीटर के पास कभी नहीं रहता, पर वो इस तरह का बर्ताव करता है जैसे कि वो युद्ध के बीच हो। और युद्ध को तो जोड़ा ही गया है हर तरह की जिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस के साथ। तो उस संदर्भ में मीडिया को लगा यहाँ पे हिंदुस्तान में, जब वो उस लड़की की जो कहानी थी थोड़ी सी शिथिल पड़ रही थी और जब कोर्ट ने इन कैमरा ट्रायल के लिए बोल दिया गया था, तभी से आभास हो गया था कि मीडिया अब किसी और मसालेदार मुद्दे पर जाएगा। और मसालेदार मुद्दा ये आ गया, और मसालेदार मुद्दा ये नहीं आया कि एलओसी पे हिंसा हुई हो या एलओसी का उल्लंघन हुआ हो। ये आया था कि सिर काट लिया गया, सिर काटना गलत था और इसमें भी आधा सच दिखाया गया। तो मीडिया ने उस पर शायद रोशनी ही नहीं डाली और ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर एलओसी है क्या, एलओसी पे इस तरह की बातें क्यों घटती जा रही हैं। जावेद, जो खासकर हम अगर अपने संदर्भ में लें, जिस तरह प्राइवेट चैनल्स ने
उनमें भी कई जगह संजीदगी दिखी। अखबारों में तो खासकर इस बार देखा जाए, अगर बड़े जो अखबार देश के हैं उन्होंने काफ़ी संजीदगी के साथ चीज़ों को पेश किया। वो बह नहीं उस धारा में। मैं 3 बड़े अखबारों की बात कर सकता हूं देश के, जो अंग्रेजी के अखबार हैं, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, एक उसमें संतुलन था। लेकिन आखिर जो प्राइवेट चैनल हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी युद्ध करा दो। भारत और पाकिस्तान की सरकारें संजीदगी के साथ बिहेव कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि जो कुछ घटा है उसको कैसे उसकी समीक्षा की जाए, कैसे ठीक किया जाए, जो गलत हुआ है उसकी बर्बरता की निंदा की जाए और आगे कभी ऐसा ना हो। लेकिन मीडिया चाहता है कि युद्ध हो जाए। ऐसा क्यों? 2 चीज़ें। एक तो ये कि जो सबसे ज़्यादा कल्पेबल है टेलीविज़न चैनल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, उसके मालिकान कह चुके हैं कि उनका न्यूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का असल में मसला है। तो वो अखबार वाले है ही नहीं वो लोग, उनका काम है एडवर्टाइजिंग चैनल और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाना। तो वो जितनी हुल्लड़ मचा सकते हैं, वो बेहूदियाँ कर सकते हैं, वो करते हैं। उससे खिंचती है हमारी जनता को खींचने के लिए तो आप तो ब्लू फिल्म्स दिखाना शुरू कर दीजिए, या वो जैसे हम दिखा रहे हैं आजकल सरकटे भूत और वो तिलिस्मी अंगूठी, ये सब शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में एक किस्म के। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो एक रवैया है, मौक़िफ़ है पाकिस्तान से खैर सगाली का, उस पे एक सिस्टमिक वार हो रहा है। और मीडिया जो ख़ास तौर से जिनको आपने एक्सक्लूड किया है, जो सेंसिबल मीडिया रहा है और जिनको आपने एक्सक्लूड किया, वो मेरे ख्याल से, बल्कि मेरी नॉलेज में ये है कि वो उस सिस्टम के हाथ में कठपुतली हैं। लेकिन आनंद जी, जावेद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर आप देखें उसी समूह का जो अंग्रेजी अखबार था, वो उसके चैनल से डिफरेंट व्यू के साथ सामने आ रहा था। वो सरहद पर तनाव को एक युद्ध में तब्दील करने की जो बहुत सारी कोशिशें हो रही थीं, या जिस तरह की एक रस्साकसी चल रही थी, या जिस तरह की शोशेबाजी चल रही थी, उससे अलग अपने को पेश कर रहा था। देखिए, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है मीडिया में? एक बात हमें जरूर समझनी चाहिए मीडिया के इस पूरे व्यवहार को, और जब भी, और उसमें केवल मीडिया ही नहीं, उसमें उन राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हमें ज़रूर जिक्र करना चाहिए, जो हमेशा जो जिनकी राजनीति की पूरी धुरी ही हमारे देश में, सांप्रदायिक राजनीति की धुरी एक तरह से पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा मुहिम चलती है, तो पूरी राइट विंग पॉलिटिक्स एक तरह से वहीं से ऑपरेट करती है। और हमारे टेलीविज़न चैनलों में भी, हमारे अखबारों में भी, और जिस अखबार का जिक्र कर रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही संतुलित था। लेकिन अमन की आशा करता है वो, शुरुआती दौर अमन की आशा की बात वो करते हैं। बिल्कुल अमन की आशा की बात करते हैं, लेकिन उस अमन की आशा की सीमाएं भी हम जानते हैं। और अमेरिकी पत्रकारिता की एक बहुत बड़ी दास्तान जो हमारे पूरी पत्रकारिता की दुनिया में इसको व्याख्यायित करती है। 1897 में विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट, जो वहाँ के अखबारों का एक बहुत बड़ा मालिक था, पुलिट्जर और हर्स्ट के बीच जो पूरा येलो जर्नलिज्म की कहानी शुरू हुई, तो हर्स्ट ने अपने एक रिपोर्टर को जो भेजा था क्यूबा में, तो उसने वहां से एक रिपोर्ट की कि यहाँ तो बिल्कुल शांति है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ युद्ध की कोई संभावना नहीं है। तो हर्स्ट ने उसको जवाबी तार भेजा, टेलीग्राम भेजा, उसमें कहा, यू फर्निश मी पिक्चर्स, आई विल फर्निश यू वॉर। तो एक तरह से आप मीडिया की जो भूमिका है, लोगों वॉर के लिए जो आप जिस तरह का माहौल बनाते हैं, सरकारों को एक तरह से फोर्स करते हैं, या सरकारी युद्ध में जाना चाहती हैं, तो जो जनमत बनाना चाहती हैं, उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। और मीडिया बहुत सॉफ्टली अपने बिजनेस इंटरेस्ट के कारण भी, और दूसरे उसके साथ साथ युद्ध के साथ जो एक उन्माद जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ जुड़े होने के कारण भी उसका इस्तेमाल। शैलेश जी, मीडिया माहौल भी बनाता है, और कई बार अगर शासन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं, वो अगर कुछ नहीं चाहते तो उन पर भी दबाव होता है। अभी हाल में हमने देखा कि मीडिया में अब जैसे जो लोग सामरिक मामलों के जानकार नहीं हैं, जिनको सरहद के बारे में नहीं मालूम, जिनको वाकई अपने दुख दर्द के बारे में मालूम है, उसको लेकर वो जुड़े हुए, उनसे पूछा जाता था कि साहब आपका बेटा शहीद हुआ है, आपको क्या लगता है क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए भारत को पाकिस्तान से? क्या हमें तुरंत युद्ध कर देना चाहिए? आप एक गांव के सामान्य किसान से, जिसका बेटा शहीद हुआ है, जो बहुत बड़ी कुर्बानी है, उससे आप पूछ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को युद्ध करना चाहिए कि नहीं? ये मीडिया का कौन सा अंदाज है, ये हम समझना चाहते हैं। इतने वर्षों से आप भी मीडिया में, हम सभी लोग हैं। देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जो प्रोफेशनलिज्म है, जो व्यावसायिकता है पत्रकारिता में, वो थोड़ी कम हुई है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि मीडिया का एकदम से विस्तार हुआ, और इतना ज़्यादा विस्तार हुआ कि जो
ट्रेंड लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, उनकी कमी पड़ गई। लेकिन एक तरफ से उठाकर मीडिया पर इस तरह के आरोप लगा देना जो है वो भी गलत है। आफ्टर ऑल देश की जनता क्या चाहती है, आखिर गांव के लोग क्या चाहते हैं, भारत पाकिस्तान का रिश्ता कैसे हो? अगर मीडिया के लोग वहां जाकर पूछेंगे नहीं तो ये पता कैसे चलेगा? मैं इसके खिलाफ हूं कि युद्ध को भड़काने जैसी रिपोर्टिंग की जाए, लेकिन देश का मन टटोलने की कोशिश निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ये ज़रूर देखा जाना चाहिए कि लोग कैसे सोच रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है और जो कश्मीर में जो दोनों देशों की सीमाओं पर होता है, पर उसको रोकने के लिए दोनों देशों के जो नेता है वो किस तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन संदीप, जो पेचीदा मसले हैं, जो विशेषज्ञता की डिमांड करते हैं, उस पर एक आम आदमी से, जिसका बेटा शहीद हुआ हो, जिसका भाई शहीद हुआ हो, उससे कैसे राय लेकर पूरे देश की राय बनाई जा सकती है? शैलेश जी की बात को मानते हुए और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि देखिए, मन टटोलने की तो आज़ादी होती है, पर इसमें एक एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत जब मन टटोला जाता है तो उसमें एक अलग निष्कर्ष निकलता है। और ये टेंडेंसी हम करीब 10 साल से देख रहे हैं, जो कि शैलेश जी ने बताया कि हाल में ये बढ़ी है टेंडेंसी, क्योंकि उन्होंने बताया मीडिया का विस्तार हुआ, पर हम 10-11 साल से देख रहे हैं। हमारे एक साथी पत्रकार थे इफ्तिकार गिलानी, उनकी गिरफ्तारी 10 साल पहले एक मनगढ़ंत केस में हुई थी और उसमें भी इसी तरह का उन्माद का हमने प्रदर्शन पाया मीडिया द्वारा, और निहायत कोरी झूठ खबरें अपने ही साथी के बारे में दिन भर टेलीविजन चैनल पे दिखाते रहे। आनंद जी, भारत रंग महोत्सव, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, इसमें मंटो के जीवन पर आधारित जो नाटक थे वो कैंसिल किए गए। क्रिकेट और पूरा वो रंगोत्सव मंटो को समर्पित था। जी हाँ, मंटो को समर्पित है, जिसने कि इस उपमहाद्वीप में सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और मनुष्य की जो अस्मिता की आज़ादी है उसके लिए अपना रचनात्मक लड़ाई शुरू की थी और अंत तक उस लड़ाई में जुटे रहे वो। लेकिन उनके नाटक नहीं दिखाए जा सके उनके जीवन पर आधारित। क्रिकेट, हॉकी से लेकर न जाने कितनी चीजें कैजुअलिटी बनी। आखिर इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया, खासकर प्राइवेट चैनलों ने जो रोल अदा किया है, उसको किस रूप में आप मीडिया समीक्षक के रूप में देखते हैं? देखिए, मैं एक समझता हूं कि जो मीडिया के बिजनेस मॉडल को आप देखें तो हमारे देश में अचानक इतने सारे टेलीविजन चैनल हो गए हैं कि उनके बीच जो कंपटीशन है इतना सस्टेनेबल नहीं है। इतने सारे चैनल नहीं चल सकते हैं, और चूंकि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, इसलिए उनके बीच का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन थोड़े से किसी भी मामले में बिल्कुल एक्सट्रीम पर चला जाता है, और जैसे एक चैनल उस पूरे एजेंडे को डिसाइड करने लगता है, और उसमें फिर कई तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। इसलिए यहां एक बात का जिक्र करना और भी बहुत जरूरी है। जिस चैनल की तरफ नकवी साहब इशारा कर रहे थे, उस चैनल के बारे में एक पिछले दिनों NBSA, जो खुद उनका अपना सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसके तहत जस्टिस वर्मा ने एक फैसला किया। उस फैसले में यह आया कि उस चैनल पर बैठने वाले एक रक्षा विशेषज्ञ हथियारों के जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके डीलर्स हैं, उनके वो एजेंट हैं भारत में, और वो चैनल कभी उसका खुलासा नहीं करता है। तो अगर आप ये एक व्यावसायिक प्रोफेशनल जो है, तो आप जैसे देखेंगे कि इस समय जो टेलीविजन चैनलों पर सो कॉल्ड रक्षा विशेषज्ञ बैठे होते हैं, सेना के रिटायर्ड जनरल हैं, उनके जो वेस्टेड बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जो युद्ध के साथ बाजार से जुड़े हुए हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा भूमिका। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। हम एक छोटे अंतराल के बाद इस विषय की भी देखेंगे कि इस विषय के अंदर क्या है। क्या प्रोफेशनलिज्म वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कहीं बाधित हो रहा है, कहीं निहित स्वार्थ तो इस प्रोफेशनलिज्म पर हावी नहीं हो रहे हैं? एक छोटे अंतराल के बाद। शैलेश जी, बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं अंतराल के बाद। सरहद के तनाव को लेकर जिस तरह की बातें मीडिया में परोसी गई हैं, खासकर प्राइवेट चैनलों के एक बड़े हिस्से में, जब से युद्ध विराम लागू हुआ नवंबर 2003, अगर उसके बाद से देखें तो सरहद पर वाकई जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, जो बड़े हादसे हैं, लोगों की मौतें हैं, लोगों का घायल होना है, गाँव में अशांति और तबाही है जो आसपास के, उसमें भारी कमी आई है। वहाँ सरहद के गांव कहते हैं कि हमें कितनी शांति है, कितना अमन है पहले के मुकाबले। सिर्फ सितंबर 2000 से लेकर नवंबर 2000 के बीच में LOC पर 611 मौतें हुई थी,
हमारे जो अपने आंकड़े हैं, और इनमें 119 सैनिक थे, 151 नागरिक थे और 6 आतंकी थे, 136 सैनिक घायल हो गए, 153 नागरिक घायल हुए। जबकि अगर देखा जाए अगर युद्ध विराम के बाद 2009 तक का आंकड़ा जो है उसमें है कि 4 सैनिक और 2 नागरिक मारे गए थे 110 घटनाओं में, जो सरहद पर घटनाएं हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर LOC पर युद्ध विराम के बाद तबाही, अशांति और गोलाबारी, वो उसमें भारी कमी आई। आखिर मीडिया इन चीजों को दिखाने के बजाय सिर्फ LOC को स्टूडियो में लाकर वार जोन के रूप में क्यों तब्दील करता है? दरअसल ये बिल्कुल सही नहीं है कि मीडिया जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। जिस समय ये घटना हुई है वो उस समय और क्या चीज़ें चल रही हैं थी, उस पर गौर कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लंबे समय के बाद भारत आके उसका मैच खेलना, हॉकी लीग में जिसकी पहली बार शुरुआत की गई है उसमें पाकिस्तान के 9 खिलाड़ियों को रखा जाना, जिन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया। माहौल बदल गया तो बाहर जाने के लिए कहा गया। जब ये लगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, ठीक उस वक्त सीमा पर यह घटना हुई। यानी इसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान में। ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान की सेना और कुछ आतंकवादी वो नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच एक बेहतर रिश्ता बने, और चूंकि वो नहीं चाहते इसलिए जब भी शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तब सेना की तरफ से और आतंकवादियों की तरफ से कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो इसलिए ऐसे वक्त पर इस घटना का होना, फिर गोलीबारी में सैनिक मारे जाते हैं, पाकिस्तान के भी मारे गए, यहां भी मारे गए, लेकिन गला काट देना ये जानबूझकर के भड़काने की कोशिश की गई थी, और ये काम मीडिया ने नहीं किया। मीडिया ने सिर्फ इसको दिखाया। जावेद, जानबूझकर भड़काने की कोशिश की गई, शैलेश जी कह रहे हैं, लेकिन जो भड़काने की जो कार्रवाई है वो क्या स्टूडियो जो हमारे हैं उनके यहां से नहीं हो रही थी? क्या जो एक बड़ा परिप्रेक्ष्य 2014 सिर्फ भारत में लोकसभा चुनाव का वक्त नहीं है, 2014 भारतीय उपमहाद्वीप और पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब अमेरिकी सैनिक बाहर जाएंगे, वहां से वापस होंगे और पूरे उपमहाद्वीप से लेकर और अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर एक नया सुरक्षा परिदृश्य पैदा होने वाला है। और अगर भारत को एशिया की एक बड़ी ताकत के रूप में इमर्ज करना है तो क्या आपको नहीं लगता है कि मीडिया को इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, भारत पाकिस्तान ही नहीं पूरे एशिया के इस हल्के को एक नए ढंग से देखना होगा? आप सही कह रहे हैं। वो तो रही हिंदुस्तान का जो इमेज है उसको रिकास्ट कैसे किया जाए और करना चाहिए। लेकिन संदीप, युद्ध जो है वो बर्बरता का नाम है, युद्ध कोई शांति का समाधान नहीं है। इसलिए सरहद पर जो भी होता है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो झड़पें हो हिंसक, उसमें कोई नियम लागू नहीं होते हैं, चाहे इधर की टीम हो चाहे उधर की टीम हो। ये अपनी जगह बात सही है, लेकिन हम आपसे एक दूसरा सवाल कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो हाल के दिनों में पूरे युद्ध के कॉन्टेक्स्ट को जिस तरह मीडिया ने, खासकर प्राइवेट चैनलों ने और उनके दबाव में शायद कुछ अखबारों ने भी, और खासकर भारतीय भाषाओं के अखबारों ने जिस तरह उसको बेचना शुरू किया, जिस तरह उन पाठकों की मानसिकता को, जिस तरह दर्शकों की मानसिकता को एक खास ढंग से प्रभावित करने की कोशिश की, जो आनंद जी कह रहे थे, स्टूडियो में बैठे हुए वे एक्सपर्ट, वो आखिर उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट तो इस पर हावी नहीं हो रहे हैं, जो पूरे देश में एक तरह से एक मानसिकता पैदा कर रहे हैं युद्ध की या हिंसा की या टकराव की? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 5-6 सालों में जो ये रिटायर्ड डिफेंस के अफसर और तथाकथित स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, जिन सब के लिंकेजेस हैं, लिंकेजेस जैसा कि बताया प्रधान जी ने, सिर्फ हथियारों के दलालों से नहीं, थिंक टैंकों के साथ हैं। उन थिंक टैंकों का, उन शोध संस्थानों के, विदेशी शोध संस्थानों का, जिनका अपना अपना एजेंडा है और वो उस एजेंडे के तहत ये लोग चल रहे हैं। इनकी पूरी एक मित्र मंडली है अंतर्राष्ट्रीय इन सब की, जो कि एक दूसरे को प्रमोट करती है ट्विटर और फेसबुक पे, एक दूसरे के इंटरेस्ट बढ़ाती है और वो टीवी पे आके हमारी जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो प्रधान जी की जो बात है इस पे ज़रूरी है बहुत ही शोध की, दोनों बातों पे। पहली बात ये कि ये लोग किन किन शोध संस्थानों से जुड़े हैं और इनके क्या निहित स्वार्थ हैं, और दूसरा जो कि बताया कि आर्म्स यानी रक्षा उद्योग के साथ कईयों के तार हैं, कुछ के फॉर्मल तार हैं और कईयों का आप स्टोरी से अंदाजा लगा लीजिए इनफॉर्मल तार हैं। तो ऐसे लोग यदि इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आप मीडिया जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, अक्सर ये आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो मीडिया
क्रिएट कर रहा है। एक व्यक्ति महाराष्ट्र से आकर दिल्ली में अनशन पर बैठता है, उसके साथ बड़ी संख्या में लोग एक प्रदर्शन के लिए जुट जाते हैं, वो कहता है करप्शन खत्म करो, तो कहा जाता है कि मीडिया जो है इसको उछाल रहा है। एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके समर्थन में लोग राष्ट्रपति के सामने पहुंच जाते हैं और उसको मीडिया अगर दिखाता है तो कहा जाता है कि मीडिया जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। सेना युद्ध विराम के बाद भी वहां घटनाएं हो रही हैं और नेता, और दोनों देशों के नेता उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको दिखाता है तो ये कहा जाता है कि मीडिया जो है सब कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये एक बेमानी आरोप है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह के आरोप से आप लेकिन आनंद जी, इसमें एक बात बहुत जोड़ना जरूरी है। देखिए, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है अगर कोई अपने विचार व्यक्त कर रहा है उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, वो विचार के रूप में है। लेकिन जब आपकी स्टोरीज, न्यूज स्टोरी भी विचार के हिसाब से मैन्युफैक्चर की जाने लगती हैं, आप जब वहां पर एलओसी पर भेज करके ऐसी तस्वीरें वहां से भेजने लगते हैं, वहां से अपने रिपोर्टर को एक खास एंगल से रिपोर्टिंग करने के लिए कहने लगते हैं और पूरे देश में एक मैसेज जाने लगता है कि जैसे वहां एक जंग के हालात बन गए, तो जिस तरह की हम पूरी ये खबरों के साथ जो तोड़ मड़ोड़ है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी खबर में विचार घुस जाता है। आप देखिए कि उस समय टेलीविजन चैनलों पर जो खबरें चल रही थी, किसी भी आप खबर को उठा लीजिए, उस खबर में वास्तव में जो फैक्ट्स हैं उनको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाना चाहिए ना कि वो कौन से फैक्ट हैं। एलओसी पर तनाव घटा है क्या, वहां सैनिकों का मरना कम हुआ, ये क्या सच्चाई नहीं है? नहीं, शैलेश जी, जहां तक फैक्ट्स की बात है, जब सरहदी तनाव पर चर्चा होती थी और स्टूडियो में लगातार आप अपने पीसीआर से स्क्रीन पर जो आप पेश कर रहे हैं कि भारत के पास इतने सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतनी नेवी है, उनके पास इतने रॉकेट लॉन्चर हैं, उनके पास इतने न्यूक्लियर बम हैं, इनके पास इतने हैं, और साथ साथ एक बयान पीछे से आता है कि ये एटम बम भारत के जो हैं इन पर धूल इस पर पड़ गई है, इस धूल को कैसे आप निकालेंगे? एक ये फैक्ट्स। दूसरी तरफ आप युद्ध विराम के बाद शांति जो आई है सरहद पर, उसके क्या फायदे हुए हैं, ये आप कहीं आंकड़ा नहीं पेश कर रहे हो। ये आंकड़े भारत सरकार के हैं, ये आंकड़े लोकसभा में पेश किए गए हैं। कितनी कैजुअलिटी कम हुई है, कितने गांवों में शांति आई है। शैलेश जी, हमारा ये कहना है कि जब आप फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आप आर्मी की पूरी पोजीशनिंग दिखा रहे हैं, आप यहां तक दिखा रहे हैं कि किस चौकी पर कहां क्या हो रहा है, और आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि 2003 से भारत और पाकिस्तान की सरकारों के लगातार प्रयास के बाद यूपीए 1 में, यूपीए 2 में जो सरकारों ने प्रयास किया, उनके प्रयासों के बाद युद्ध विराम का जो ठोस परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच में सामने आया है, उसको आप कहीं नहीं दिखा रहे हैं। ये सभी चैनल्स ने, लगभग सभी चैनल्स ने दिखाया था कि इस तरह की घटनाएं कितनी कम हुई है। असल में होता यह है कि कुछ चीज़ों को हम याद रखते हैं, जो अति हो जाता है उसको हम याद रखते हैं और उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। ये मुख्य जो बड़े चैनल हैं जिनको मैं देखता रहता हूं, उन पर ये आया था कि कितने कॉन्फ्लिक्ट कितने कम हुए हैं, मौतें कितनी कम हुई है, ये सब है। लेकिन सीधी सी बात है कि एक तरफ जब पीस प्रोसेस को आम आदमी तक ले जाने की कोशिश हो रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट युद्ध के जैसा ही रहा है, और अगर उनके ये रिश्ते को सुधारने का काम भी करता रहा है। लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी, संदीप, क्रिकेट डिप्लोमेसी से भारत और पाकिस्तान के जो शांतिपूर्ण रिश्ते हैं उनमें काफी मजबूती आई, लेकिन आप अगर उसको भी युद्ध बना दोगे तो फिर क्रिकेट को युद्ध बनाना एक्चुअली फिर उसी पैटर्न में आ जाता है जिसमें कि हर खबर को मसाले में तड़का डाला जाए, जिससे कि व्यूअरशिप बढ़े, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। जैसा कि प्रधान जी भी बता रहे थे और शैलेश जी भी हिंट कर रहे थे कि प्रतिस्पर्धा की वजह से जो करंट बिजनेस मॉडल है जो इन सब का, उसका एक वो है, पर उसके साथ साथ हम कहेंगे कि मीडिया के क्षेत्र में अज्ञानता भी आई। वो ज़माने चले गए जब स्टूडेंट मूवमेंट से आते थे पत्रकार, जब पत्रकार से अपने सामाजिक उद्देश्यों से आते थे, तो बिल्कुल एक किस्म का डी आइडियोलॉजी अपॉलिटिकल किस्म का एक जीव आज पत्रकारिता की दुनिया में घुस गया है, और जो कि काफी बड़ी मात्रा में घुस गया है। और उसके वो कई जगह बहुत ऊंचे ओहदे पर भी है। ओहदे पे दो इंटरेस्ट है, मालिक का मुनाफा बढ़ाना और अपनी बढ़ती हुई ईएमआई का भुगतान कर देना। तो ये जब तीनों के बीच जब आप आते हैं तो इस तरह का नजारा जरूर बार बार आपको देखने को मिलता है। चारों लोगों ने, आप मुझे लगता है बिल्कुल समय खत्म हो चला है, लेकिन आप चारों लोगों ने जिस तरह इस विषय पर चर्चा की, अपनी बात को बहुत बेबाक ढंग से रखा, कुछ खट्टी मीठी, कुछ तीखी, लेकिन कुल मिलाकर
जिस तरह से मीडिया ने कवर किया हाल के सरहदी तनाव पर, वो एक बड़ा सवाल जरूर उठता है उससे, खासकर प्राइवेट चैनलों ने, और उसमें भी कुछ चैनलों ने खास तरह जिस तरह से बौछारें की, ऐसा लगता था कि स्टूडियो में विचार विमर्श डिस्कोर्स की जगह नहीं है, बल्कि एलओसी पर बमबारी की जगह है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण परिघटना थी जिसकी समीक्षा होनी चाहिए। और ये सिर्फ अज्ञानता, जैसे आपने कहा कि अज्ञानता भी इसमें है, शरारत भी इसमें हो सकती है, लेकिन निहित स्वार्थों की जो चर्चा की आनंद प्रधान ने और आप सबने उसकी ताकीद की, आपने उससे सहमत हैं, तो मुझे लगता है कि ये कई चीजें एक साथ गड्ढमड्ढ हो गई हैं। और जिस तरह से अज्ञानता, शरारत, षड्यंत्र और निहित स्वार्थों के बीच जो मीडिया एक खास ढंग से चीजों को परोस रहा है, वो न देश की जनता के लिए बेहतर है, न समाज के लिए, न इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए। और अगर हमारे भारत को, अगर हमारे समाज को ताकतवर बनना है, तो मीडिया को उसमें जरूर सहयोग करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि उसकी पूंजी के विस्तार से ज़्यादा जरूरी है इस समाज की जीवंतता और इसकी निरंतरता। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।